और यह गुस्सा इसलिए क्योंकि पिछले 1 महीने में इस दौरान कई निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कीव के मेयर का दावा है कि अकेले राजधानी में इस जंग से 75 नागरिकों की मौत हो गई। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं जो रूस की गोलाबारी का शिकार हुए। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के जब्त टैंकों की वजह से उसके टैंकों की तादाद बढ़ गई। इसके अलावा उसने रूस के करीब 250 से ज्यादा टैंकों को तबाह कर दिया और जंग के दौरान 100 से ज्यादा रूसी टैंकों को जब्त करने का भी दावा किया। क्योंकि जब यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी फौज अपने टैंकों के साथ दाखिल हुई तो उनका सामना पहले तो इलाके के लोगों से हुआ, जिसमें कई टैंकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी है कि जमीन पर हुई लड़ाई में भी कई जगह यूक्रेन के सैनिक रूस के सैनिकों पर भारी पड़े और छिपकर वार कर उनके टैंकों को जब्त कर लिया। बताया गया कि यूक्रेन के 74 टैंक इस जंग में बर्बाद हुए तो वहीं रूस के 117 टैंकों को हासिल करने में यूक्रेन की सेना कामयाब रही, जिन्हें अब वो रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रही है। वहीं 1 महीने से जारी महायुद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस के कई सैनिकों को बंदी बनाने का दावा किया। एक तरफ रूस लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर हमलों को अंजाम दे रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है, जिसको सही साबित करने के लिए यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया। दावा किया गया कि इस वीडियो में नजर आ रहे सैनिक रूस के हैं। घुटनों के बल जमीन पर बैठे इन सैनिकों के हाथ भी बंधे हुए नजर आए, जबकि यूक्रेन की सेना के कई जवान बंधक बनाए गए इन फौजियों को घेरे दिखे। ये कोई पहली बार नहीं है जब यूक्रेन की सेना ने रूस के जवानों को बंधक बनाने का दावा किया। इससे पहले भी कई बार यूक्रेन वीडियो जारी कर इस तरह के दावे कर चुका है। उधर यूक्रेन के पड़ोसी देशों के नेताओं ने रूसी हमले के बीच ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इसके लिए ये सभी नेता यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद उनका स्वागत किया। जिन देशों के नेताओं ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की उनमें यूरोप के देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल रहे। ये सभी नेता इन देशों की संसद में स्पीकर हैं। इस मुलाकात के दौरान यूक्रेन के ताजा हालात और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन की सदस्यता पर चर्चा की गई। रूस के हमले के तुरंत बाद ही यूक्रेन ने ईयू का सदस्य बनने के लिए आवेदन कर दिया था। यही नहीं, इसी बैठक में ज़ेलेंस्की ने फिर रूस को निशाने पर लिया और इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। साथ ही एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की। वहीं नेटो की बैठक में ज़ेलेंस्की के यूक्रेन पर केमिकल बम से हमले के दावे के बाद बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी। एक दिन पहले बेल्जियम में हुई नेटो की बैठक में ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था और दावा किया था कि रूस ने यूक्रेन में फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जिसमें बच्चे भी मारे गए। До речі, зранку були фосфорні бомби. Фосфорні російські бомби. Вбиті знов дорослі і знов вбиті діти. ज़ेलेंस्की का यह दावा चौंकाने वाला था क्योंकि रूस ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन साइन की हुई है, जिसकी वजह से वो रिहायशी इलाकों में फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही वजह रही कि ज़ेलेंस्की की बात सुनकर अमेरिका के कान खड़े हो गए और उसने रूस को ये चेतावनी दे डाली कि अगर उसने केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल किया तो अमेरिका इसका जवाब देगा। ज़ेलेंस्की पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि रूस नाज़ी जर्मनी के हथियारों से उसे निशाना बना रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि फास्फोरस बॉम्ब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर का मनपसंद हथियार हुआ करता था। फास्फोरस बॉम्ब सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है, जिसे लहसुन जैसी तेज गंध से आती है। केमिकल इंडस्ट्री में सफेद फास्फोरस आग भड़काने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब फास्फोरस बॉम्ब फटता है तो ऐसा लगता है जैसे पटाखा हो, क्योंकि उससे एक जोरदार आवाज होती है। हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है। होता क्या है कि जब फास्फोरस बॉम्ब फटता है तो उसमें मौजूद सफेद फास्फोरस केमिकल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और खुद ब खुद सुलग उठता है और सफेद धुआं होता है जो इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई शख्स उस वक्त सांस ले तो उसके फेफड़े जवाब देने लगते हैं। लोगों की दम घुटने से मौत तक हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, फास्फोरस बॉम्ब इतनी बुरी तरह जला देता है कि इंसान की चमड़ी तक गल सकती है। फास्फोरस बॉम्ब लोगों के शरीर के अंदर तक गहरी चोट पहुंचाता जाता है। जो इसका हमला जेल भी जाते हैं, उनके कुछ अंग काम करना बंद करते हैं, यहां तक कि वो जीवन भर के लिए अपंग भी हो सकते हैं। इसी वजह से फास्फोरस बॉम्ब के हथियार के तौर पर इस्तेमाल पर सीधा बैन है। आबादी वाले इलाकों में से चलाना गैर कानूनी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जंग में फास्फोरस बॉम्ब चलाने पर पूरी तरह मनाही है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में सफेद फास्फोरस को केमिकल हथियार नहीं माना गया है, इसलिए जंग के मैदान में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे दुनिया भर की सेनाएं अपने कवर के तौर पर फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उससे उठे घने धुएं के गुबार के पीछे सैनिक छिप जाते हैं और दूसरे देश को उनकी मूवमेंट की भनक नहीं लगती।
अपने टारगेट मार्क करने के लिए या बंकर और इमारतों को जलाने के लिए भी कई बार फौज युद्ध में फास्फोरस बॉम्ब चलाती। उधर महायुद्ध में यूक्रेन के सैनिकों का साथ देने अमेरिका के कई वॉलंटियर मैदान जंग में उतर गए। अमेरिका भले ही खुलकर यूक्रेन का साथ देने नहीं आया, लेकिन अमेरिका के ये वॉलंटियर रूस के खिलाफ मोर्चा संभालने यूक्रेन पहुंच गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कीव की सड़कों पर ये अमेरिकी वॉलंटियर सेना की वर्दी पहने एक दीवार की आड़ में तैनात नजर आए। हालांकि वीडियो में कोई गोलाबारी तो नहीं दिखी, लेकिन इनके सामने का एक मकान जलता दिखा। ऐसा लगा जैसे वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले ही वहां हमला हुआ हो। यूक्रेन का दावा है कि इस अमेरिकी दस्ते ने राजधानी कीव के पास के गांव को रूस के कब्जे से आजाद करवाया। बताया गया कि यह गांव पिछले 1 महीने से रूस की फौज के कंट्रोल में था। अमेरिका से आई हथियारबंद टोली की मदद से यूक्रेन ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया कि इसके बाद ये जवान कीव के दूसरे इलाकों में भी यूक्रेन की सेना की मदद के लिए पहुंच गए और सामने आई तस्वीरों में वो हमले वाली जगह पर खड़े दिखे। ऐसा लगा कि जिस जगह पर ये तैनात थे वहां कुछ ही देर पहले एक जोरदार धमाका हुआ हो और इसी वजह से इन जवानों के आसपास काफी धुआं उठता हुआ नजर आया। सेना की वर्दी पहने इन लोगों ने अमेरिका के समर्थन में नारे भी लगाए। कीव में मौजूद इन वॉलंटियर के पास अमेरिकी सैनिकों की तरह वर्दी और हाथों में अत्याधुनिक हथियार भी दिखे। इस बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की कई सरकारी इमारतों पर यूक्रेन का झंडा फहराया गया। खबर है कि न्यूयॉर्क प्रशासन ने जंग में यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए यह कदम उठाया, जिसके तहत न्यूयॉर्क शहर में कई जगहों पर यूक्रेन का झंडा फहराया गया। वहां की कई सरकारी इमारतों को इसके लिए चुना गया, जहां अमेरिका के झंडे के साथ यूक्रेन का भी झंडा फहराता हुआ नजर आया। बताया गया कि यूक्रेन में जारी जंग का 1 महीना पूरा होने पर न्यूयॉर्क के गवर्नर की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था। तो रूस से बार बार मिल रही परमाणु जंग की धमकियों के बीच अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर प्लेन को यूरोप रवाना कर दिया है। इसी हफ्ते पुतिन के प्रवक्ता ने ताल ठोककर कहा था कि अगर रूस पर आंच आई तो वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। और अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 4 दिन के दौरे पर यूरोप पहुंचे हुए हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए अमेरिकी एयरफोर्स ने अपना वो विमान उनके साथ भेजा है जिसको परमाणु हमला भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब अगर बाइडेन के यूरोप में रहते हुए रूस ने यूरोप पर परमाणु बम दाग भी दिए, तो अमेरिका का यह विमान अपने राष्ट्रपति को जरा सी भी आंच नहीं आने देगा। लेकिन ये अमेरिकी राष्ट्रपति की सवारी एयरफोर्स 1 नहीं है, यह है E-4B नाइट वॉच, जो कि इंग्लैंड में तैनात है। ये दिखने में अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाई जहाज एयरफोर्स 1 जैसा जरूर है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग है। ये इतना खतरनाक है, पूरी दुनिया अमेरिका के इस हवाई जहाज को डूम्सडे प्लेन के नाम से जानती है। डूम्सडे मतलब दुनिया का आखिरी दिन, यानी प्रलय और कयामत के उसी खतरनाक दिन से निपटने के लिए बना है अमेरिका का यह विमान E-4B नाइट वॉच। ऐसा हवाई जहाज है जिस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं पड़ता। परमाणु विस्फोट तक अमेरिका के इस शक्तिशाली विमान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिस परमाणु धमाके के वक्त खतरनाक रेडिएशन और भयानक गर्मी से धरती पर तबाही मच सकती है, लाश पर लाश बिछ सकती है, उस वक्त E-4B नाइट वॉच में मौजूद अमेरिका के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सेना के सबसे सीनियर अधिकारी बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। E-4B नाइट वॉच को पहली बार शीत युद्ध के दौरान 1973 में डिजाइन किया गया था और आज अमेरिका के पास ऐसे 4 विमान हैं जिनमें कम से कम एक विमान हमेशा 24 घंटे अलर्ट पर रहता है कि कल को अगर परमाणु युद्ध छिड़ जाए तो तुरंत विमान को काम पर लगा दिया जाए।